हेलो, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। जैसा कि आपको पता है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है अलग अलग कोर्सेज की। आज हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, जो हमारा कोर्स है वो मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी रिसर्च हो सकते थे, जितनी स्टैंडर्ड बुक्स है मार्केट की, सबको कंक्लूड करके हमने ये कोर्स को डिज़ाइन किया है बहुत सारे रिसर्च के साथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। उससे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारे हिस्टोरियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहती है कि कौन सा पीरियड मॉडर्न हिस्ट्री का है, कौन सा पीरियड एंशिएंट हिस्ट्री का है, कौन सा पीरियड मेडाइवल हिस्ट्री का है। तो हम पहले देखते हैं तीनों पार्ट्स के बारे में कि जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, तो मॉडर्न हिस्ट्री कौन से पीरियड को हम कहते हैं, कौन सा ट्रांजिशन फेज है। क्या एग्जैक्ट किसी पीरियड को हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री है? क्या किसी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेडाइवल हिस्ट्री है? क्या किसी को हम बता सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री है? तो हम कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड को लेके सारी चीजों को हम फोकस करेंगे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में। फ्रॉम आवर मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रॉम आवर अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू हम अपने इंडिपेंडेंस तक की बात करेंगे। इसमें बहुत ही तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, आपके पीटी और मेंस के ओरिएंटेशन के साथ इसको हमने डिजाइन किया है। तो अगर हम बात करें इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की, अगर हम बात करते हैं तो हमारी हिस्ट्री अराइवल ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट होती है, जिसे हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन कहते हैं। क्या जरूरत पड़ी यूरोपियंस को इंडिया आने की, ऐसा क्या था, कौन से ट्रेड के रीजंस थे और क्या क्या रीजंस थे, इन सभी चीजों को हम डील करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि क्या जरूरत थी। पहले हम रूट्स को देखते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियन का मतलब है कि यूरोपियंस का इंडिया में आना, क्या इससे पहले यूरोपियंस इंडिया में नहीं आते थे? इन सभी चीजों को हम क्लियर करते हुए अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड का मैप है, जिसमें हमें हमारा प्यारा भारत दिख रहा है। ये यूरोप का सेक्शन है। यहां से इनको आने के लिए हमने पहले भी पढ़ रखा है कि कॉटन को लेकर, स्पाइसेस को लेकर और भी कई सारी चीजों को लेकर हमारे यहाँ से ट्रेड्स होते रहे। जैसा कि एंशिएंट इंडिया और हमने मेडाइवल इंडिया को देखा है, ये हमारा इंडिया सारी चीजों, सारे रिसोर्सेस से भरा पड़ा है। इसके लिए हम पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करते थे। कॉटन का ट्रेड होता था हमारे यहाँ से, सिल्क का ट्रेड होता था, चाइना से भी सिल्क का ट्रेड होता था, जो सिल्क रूट बनाया गया था। तो ये सारे ट्रेड्स हो रहे थे। अचानक से ये समुद्री रास्ता ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई? तो इसके पीछे का जो इतिहास है वो ये है कि ये हमारे यूरोपियन नेशन है, जहां कंटिन्यूअस ट्रेड हमारे यहां से चलता आ रहा था। चाइना से ट्रेड हो रहा था, इंडिया से ट्रेड हो रहा था, इंडोनेशिया से ट्रेड हो रहा था। तो ये कंटिन्यूअस ट्रेड होता जा रहा था। लेकिन एक इंसिडेंट होता है जिसे हम फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है हमारा, ये मौजूदा वक्त का इस्तांबुल जो हमारे टर्की में है, उसको हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। तो ये फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जब होता है, वहां से चीजें, सिनारियो बदल जाती है। जो ट्रेड हमारा चल रहा था, इसके पीछे की भी एक कहानी है रेनेसा की। यूरोप में रेनेसा की कहानी हमने पढ़ रखी है, हमने सुन रखा है। रेनेसा के टाइम में क्या होता है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट होते हैं। रेनेसा के टाइम में हमारे दैती नाम के एक स्कॉलर गुजरे, मैं तो उसको स्कॉलर ही बोलूंगा। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी, जिसमें उन्होंने चर्च को, क्रिश्चियनिटी को उन्होंने कॉमेडी के रूप में, पैरोडी के रूप में स्टार्ट किया, जिसके बाद उन्हें डेथ पेनाल्टी भी मिली। लेकिन वहां से रेनेसा की बात हुई, जो मोनोपोली ऑफ चर्च थी उसको खत्म किया गया। हमारे गैलीलियो जैसे लोग आए, न्यूटन जैसे लोग आए, जिन्होंने साइंटिफिक थ्योरीज दी। जब यूरोप साइंटिफिक थ्योरी से उभर रहा था, जब वहां रेनेसा आ रहा था, नई नई टेक्नोलॉजीज बन रही थी, उनके पास क्रॉप रोटेशन जैसी टेक्निक्स थी, उनके पास मशीनरीज होने लगी, उनके फार्मिंग्स बढ़ने लगी, पोल्ट्री और जो कैटल वाला डेवलपमेंट है वो भी वहां पे होने लगा। तो वहां से जब रेनेसा आ रहा था, तो रेनेसा क्या सोसाइटी, जैसे हमारे यहाँ एक सोसाइटी है जो वेजिटेरियन सोसाइटी है, उनको लगता है द मोस्ट पायस फूड इज वेजिटेरियन फूड, वैसे ही हमारे वहाँ यूरोप में चल रहा था। लेकिन जब रेनेसा आया, चीजों को बताया गया, चीजों में डेवलपमेंट आई, तो उनके प्लेट्स भी चेंज हो गए, उनके खाने के पैटर्न, उनके लिविंग पैटर्न, उनके जो प्रेयर्स पैटर्न है, सभी चीजों में चेंज आने लगा। ये चीजें हमने रेनेसा में देखी। जब ईटिंग पैटर्न में चेंज आया, तो अब उन्हें क्या, जो फ्लैश है, जो मीट्स है, उनको वो प्रिजर्व नहीं कर सकते थे। उस वक्त रेफ्रिजरेटर नहीं बना था, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उनको स्पाइसेस चाहिए थी, उनको कॉटन्स चाहिए था। ये सारी कनेक्टिंग द डॉट के बाद वो चीजें आती हैं इंडिया की तरफ, और इंडिया से उनके स्पाइसेस का ट्रेड चल रहा था, इंडोनेशिया से स्पाइसेस का ट्रेड चल रहा था, चाइना से ट्रेड चल रहा था। और उसका एकमात्र रूट था जिसके थ्रू वो आया करते थे, वो लैंड रूट को फॉलो किया करते थे। जो हमारे लैंड रूट हुआ करते थे उसको फॉलो किया करते थे। ये जब हम रूट्स की बात करते हैं तो हमारे लैंड रूट्स को फॉलो किया जा रहा था। लैंड रूट में जब वो डायरेक्टली हमारे यूरोप से
सेंट्रल एशिया होते हुए इंडिया का ट्रेड किया जा रहा था। लेकिन अभी मैंने आपको एक टर्म बताया, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह था जहां पे क्रिश्चियनिटी का रूल हुआ करता था, इस रूट को हम फॉलो किया करते थे। ये हमारा टर्की वाला जो रीजन है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, वहां पे ऑटोमन एम्पायर आ जाते हैं। ऑटोमन एम्पायर जिसको लीड मुस्लिम कर रहे थे, और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी ट्रेड को बंद कर दिया जाता है, और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ ट्रेड भी चल रहा था, तो उस ट्रेड को स्टॉप कर दिया जाता है। अब यूरोपियंस की जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने के लिए उन्हें इसको कंप्लीट करना था। वो उस डिमांड को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? आप देख सकते हैं एक रूट ये भी हो सकता था कि मेडिटेरियन सी होते हुए, रेड सी होते हुए भी ये आ जाए, लेकिन यहां भी हमारे ऑटोमन एम्पायर जो थे उन्होंने इस रूट को ब्लॉक कर दिया था। तो जो दो पॉसिबल रूट्स हुआ करते थे, दोनों के ब्लॉकेज के बाद अब वहां पे एक तनातनी बन गई कि अरे यार रेनेसा आ गया, सारी चीजें आ गई, डेवलपमेंट हो गया। बट ये जो एक कंटिन्यूअस जो डेवलपमेंट आई थी, स्पाइसेस चाहिए थे, कॉटन चाहिए थे, वहां डेवलपमेंट हो रही थी, लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर वहां पे चल रहा था। उन सभी चीजों के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा करने के लिए अब नए रूट्स की खोज करने की जरूरत पड़ी। तो जब हम नए रूट्स की बात करते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल 1453 में हो जाता है। उसके फॉल के बाद, कॉन्स्टेंटिना के फॉल के बाद, यहां पे आप देख सकते हैं स्पेन और पुर्तगाल, ये दो कंट्रीज ऐसे थे जो उस टाइम की बहुत डायनेमिक कंट्रीज थी। उस टाइम ब्रिटिश का नाम नहीं था, उस टाइम फ्रेंच का नाम नहीं था। उस टाइम जो सबसे डेवलप्ड नेशन में आती थी, जिनके पास सबसे ज्यादा नेवल पावर थी, जिनके पास नेविगेशन पावर थी, जिनके पास पैसे ज्यादा थे, जिनके पास चर्च की पावर थी, वो हमारे स्पेन और पुर्तगाल थे। तो इन दोनों कंट्रीज ने स्टार्ट किया एक नए रास्ते के लिए, एक होड़ मची। और इस होड़ में क्या होता है कि वास्को डिगामा नाम के जो नेविगेटर होते हैं वो इंडिया की तलाश कर लेते हैं। ये सर्च जारी ही हुआ था कि इंडिया के लिए, ईस्टर्न कंट्री के लिए इन्होंने अलग अलग कंट्री से, हमारे इटालियन क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ये निकलते हैं, हमारे बार्सिलोना दियास निकलते हैं, और इसमें ब्राजील की खोज होती है, इंडिया की खोज वास्को डिगामा करते हैं, कोलंबस यूएसए की खोज करते हैं। तो ये इस सर्च में कई 3 नए जगह की खोज होती है, जिनके नए रूट्स की खोज होती है। इन सभी चीजों को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, हम डिटेल में भी इस चीज को देखेंगे। वास्को डिगामा ने 1498 में, जो पुर्तगाली नेविगेटर होते हैं, इन्होंने एक रास्ता ढूंढा यूरोप से इंडिया के लिए। जो मैं अभी आपको जिस रूट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, ये वही रूट था जो यहां से केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका के नीचे से ये मेडागास्कर के रास्ते इंडिया तक पहुंचते हैं, कैलिकट में पहुंचते हैं, जिसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये केप ऑफ गुड होप क्या है, इसकी भी हम बात करेंगे, सभी चीजों पे हम चर्चाएं करेंगे। तो व्हाई डिड पुर्तगीज बिकम द फर्स्ट टू रीच इंडिया? अभी मैंने बात किया पुर्तगाल और मैंने बात किया स्पेन के बारे में। पुर्तगाल और स्पेन दोनों के यहाँ नेविगेटर, दोनों के यहाँ टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो एक कंपटीशन का माहौल हो जाता है। एक कंपटीशन का माहौल जब होता है तो अलग अलग किंग्स जो पुर्तगाल के होते हैं, अलग अलग किंग्स जो हमारे स्पेन के होते हैं, उन सब के बीच में ये कंपटीशन चलती है कि कौन पहले रास्ता ढूंढ के निकालता है। उसमें से जो सबसे फेमस नाम आता है वो पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी होते हैं। इनके बारे में कहा जाता था कि ये जागते सोते सिर्फ एक ही बात करते थे कि किसी तरीके से इंडिया तक का रास्ता, इंडिया तक का सी रूट जो है, समुद्री रास्ता ढूंढा जाए। इसलिए इनका नाम भी द नेविगेटर पड़ा, क्योंकि ये इतना ज्यादा उस नेविगेशन के लिए, उन रास्तों की तलाश में इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, ये इतना ज्यादा डेडिकेशन था इनका, इसलिए इनका नाम द नेविगेटर के नाम से इतिहास में फेमस भी है। और इनकी डेडिकेशन को देख के पोप निकोलस V, जो वहां के चर्च के हेड होते हैं, जो पुर्तगाल के चर्च के हेड होते हैं, वो इनको एक पोपल बुल देते हैं। ये एक फरमान टाइप का होता है कि हाँ, यू आर अलाउड टू सर्च फॉर द रूट, जो सी रूट की तलाश थी उसको चर्च अपनी अथॉरिटी दे देता है इनके डेडिकेशन को देखते हुए। लेकिन इनके जीते जी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इक्वेटर के पास भी यूरोप या पुर्तगाली या फिर स्पेन, कोई भी कंट्री पहुंच पाई। कोई भी कंट्री वहां तक इक्वेटर को भी क्रॉस नहीं कर पाती है। बट इनका बहुत बड़ा रोल रहता है इन चीज़ों में, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं इन सब चीज़ के बारे में। आगे हमारे जो दूसरे किंग आते हैं उनका नाम होता है किंग जॉन II। किंग जॉन II हमारे हेनरी के बाद आते हैं। इनके टेन्योर में एक इंसिडेंट होता है, जो हिस्टोरिक इंसिडेंट होता है। एक पर्सन होते हैं 1487 में, बार्थोलोमेओ डियास इनका नाम, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेम। बार्थोलोमेओ डियास क्या करते हैं, ये केप ऑफ गुड होप की तलाश करते हैं। ये शिप लेके आते हैं और मैं आपको मैप में दिखाऊं, ये जो हमारा पोर्शन है साउथ अफ्रीका का, जो सदर्न पॉइंट है,
इसको हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। अभी तक कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी, कोई भी ऐसा नेविगेटर नहीं था जिसने ये कैनरी आइलैंड को क्रॉस किया हो, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, डियास वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इक्वेटर को क्रॉस किया। और वो यहाँ जब पहुंचते हैं, केप ऑफ गुड होप का नाम तो खैर बाद में पड़ा, इन्होंने केप ऑफ गुड होप का नाम केप ऑफ स्टॉर्म रखा था, क्योंकि वहां पे एक तूफान आता है और तूफान की वजह से ये यहाँ पहुंच जाते हैं और इन्हें लगता है कि इन्होंने इंडिया को ढूंढ निकाला। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये साउथ अफ्रीका के सदर्न पॉइंट पे पहुंच चुके होते हैं और बहुत बड़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट होती है ये। वहां से फिर इनको वापस बुलाया जाता है और इस स्पेस का नाम, इस जगह का नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया जाता है किंग जॉन टू के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, इक्वेटर को क्रॉस कर चुके होते हैं, केप ऑफ गुड होप मिल चुका है, वेरी नियर टू इंडिया। कहीं ना कहीं एक ड्रीम इन लोगों को सच होता दिखने लगता है। आगे कहानी बढ़ती है, एक ट्रीटी आती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। क्या है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कवर होता है। ये जो हमारी ट्रीटी है ये भी बहुत तस्वीरें बदलती हैं। क्या तस्वीर बदलती है? 1494 का टाइम आ चुका होता है। हमने कई चीज़ों को डिस्कशन किया, हमने कॉन्स्टेंटिनोपल को डिस्कस किया, हमने देखा कि कैसे ट्रेड रूट को डिस्कस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ढूंढने के लिए उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि हाई डिमांड चीज़ें वहाँ पे हो चुकी होती हैं रेनेसा और साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से, तो कैसे वहाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि स्पेन और पुर्तगाल, हमें पता है मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ब्रिटिश के बारे में, फ्रेंच के बारे में, लेकिन अभी तक की तस्वीर में, अभी तक के पिक्चर में कोई कंट्री का नाम नहीं है, सिर्फ ब्रिटिश और सिर्फ पुर्तगाल और स्पेन का नाम है। ये ट्रीटी एक माइलस्टोन ट्रीटी बन के आती है, चूंकि ये कैनरी आइलैंड, हमने अभी डिस्कस किया, कैनरी आइलैंड के आगे इन लोगों को लगता था कि कोई दुनिया ही नहीं है। बट जब ये नेविगेशन और जब ये चीजें स्टार्ट हुई, नेविगेशन की चीजें जब स्टार्ट होने लगी, तो क्या होता है, अब पुर्तगाल और स्पेन के बीच में डिस्प्यूट होने लगती है कि अगर कोई नई चीज ढूंढी जाती है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोलंबस हमारे निकलते हैं खोज में और यूएसए की खोज करते हैं, अमेरिका की खोज करते हैं, वो ब्राजील की खोज करते हैं हमारे बार्थेलोमा डियाज, और जो हमारा कैनरी आइलैंड है इसके आगे ये लोग कभी बढ़ नहीं पाए थे। इन्हें लगता था दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट जब अब नए वर्ल्ड की शुरुआत होने लगी तो इन्होंने उसका नाम न्यू वर्ल्ड रखा। अब न्यू वर्ल्ड के पीछे डिस्प्यूट ये होने लगा, हु विल रूल विच पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके लिए एक ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। एक इमेजिनरी लाइन, ये हमारे कैनरी आइलैंड और ये कैप वर्डे आइलैंड के बीच से एक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है और कहा जाता है कि इसके वेस्ट में स्पेन रूल करेगा और इसके ईस्ट में जो नोन वर्ल्ड है उसको पुर्तगाल रूल करेगा, जो न्यू वर्ल्ड है उसको स्पेन रूल करेगा। और ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये हिस्ट्री का एक मेजर पोर्शन, चीज़ों, तस्वीरों को चेंज करता है। ये 15वीं सेंचुरी में हम पहुंच चुके हैं और यहां से चीज़ें बदलती हुई हमको नजर आती हैं। आगे देखते हैं हम। अब हमारी बात आती है द माइलस्टोन फॉर इंडिया, जब हमारे किंग मैनुअल आते हैं। किंग मैनुअल एक टास्क देते हैं वास्को डिगामा नाम के नेविगेटर को 1497 में, टू फाइंड द एग्जैक्ट रूट ऑफ इंडिया फॉलोइंग द पाथ ऑफ बार्थेलोमा डियाज। जिन्होंने केप ऑफ गुड होप को ढूंढ लिया था, उसके मैप को ढूंढते हुए ये फाइनल रास्ते तक पहुंचने की इंडिया की तलाश 1497 में दी जाती है वास्को डिगामा को, और वास्को डिगामा इस काम को कंप्लीट भी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1498 में वास्को डिगामा ने फॉलो किया उसी रूट को जो हमारे बार्थेलोमा डियाज का रूट था, डाउन द वेस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। उसको फॉलो करते हुए इंडिया की तलाश खत्म होती है। और इसमें इंटरेस्टिंग इवेंट क्या होता है कि जब ये हमारे इंडिया से पहले केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हैं तो ये मोजाम्बिक में जाके इनकी शिप रुकती है। तो वहां देखते हैं कि बहुत सारी इंडियन शिप्स वहां पे जो एंकर्ड रहते हैं, वहां पे इन्हें एक बंदा मिलता है अब्दुल मजीद नाम का, उसको ये हायर करते हैं और बहुत आसानी से ये सेल करते हुए कैलीकट तक पहुंच जाते हैं। एज यू ऑल नो दैट कैलीकट इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो उस जमाने में फाइनली 1498 में जाके वास्को डिगामा की ये जो तलाश और ये प्रिंस हेनरी ने जो ख्वाब देखा था वो यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। आगे हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे हम बात करते हैं। चूंकि चीजें चलती आ रही हैं, पुर्तगाल यहाँ पे स्टार्ट करता है इस प्रोसेस को, केप ऑफ गुड होप तक जाता है, उसके आगे फिर वास्को डिगामा इंडिया की सर्च करते हैं। आगे जब यहाँ से ट्रेड होता है,
जो पहले हमारे वास्को डी गामा क्रोनोलॉजी में अगर हम देखें तो पहले वास्को डी गामा आते हैं, अल्मीडा आते हैं, अल्बुकर्क आते हैं, नीना दा कुन्हा आते हैं। तो ये सारा एक ट्रेंड चलता आता है। सबसे पहले वास्को डी गामा आते हैं, किसकी मदद से आते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अगर हम पीटी के पर्सपेक्टिव से देखें, अब्दुल मजीद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी ही मदद से वो कैलिकट तक पहुंचते हैं। अब कैलिकट जब पहुंचते हैं तो वहां पे उनका वेलकम करते हैं ज़ेमोरिन, द वेरी फेमस नेम इन द मॉडर्न हिस्ट्री इन द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, दैट इज ज़ेमोरिन। ज़ेमोरिन के बारे में हम क्या जानते हैं? व्हाट इज ज़ेमोरिन? कौन है ये ज़ेमोरिन? किस इंसान का नाम है, किसी किंग का नाम है? मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हुए आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा जो नॉर्मली आपको बुक्स में अवेलेबल नहीं मिलती है। ये ज़ेमोरिन जो वास्को डी गामा को वेलकम करते हैं कैलिकट, जिसको हम आज कोझिकोडे कहते हैं, कोझिकोडे जो हमारा केरला का जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम कोझिकोडे कहते हैं, वहां पे वेलकम किया जाता है ज़ेमोरिन के द्वारा। ज़ेमोरिन कौन थे? ज़ेमोरिन एग्जैक्टली ही वाज नॉट अ पर्सन। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ज़ेमोरिन को लेके। ही वाज नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन, ही वाज अ टाइटल ऑफ किंग। किंग को एक टाइटल दिया जाता है जिसको हम ज़ेमोरिन कहते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। वास्को डी गामा जब आते हैं और अपना ट्रेड करके कैलिकट से वापस जाते हैं तो उनको 60 टाइम्स का प्रॉफिट होता है अपने सारे ट्रेड के एक्सपेंसेस हटाने के बाद। तब भी जाके जब ब्रिटेन और मतलब अपने पुर्तगाल में जो मार्केट में ये सारी चीजें सेल करते हैं तो इनको 60 टाइम का बेनिफिट होता है। और ये बहुत शॉकिंग न्यूज होती है फॉर द होल पुर्तगाल एंड स्पेन एंड फॉर द होल यूरोप, दैट 60 टाइम बेनिफिट हो रहा है इतना चीजें करने के बाद। तो वो रास्ते, वो रूट के बाद इतनी चीजें आसान हो जाती है, मर्चेंडाइज इतना आसान हो जाता है। अभी हमने बात की ज़ेमोरिन के बारे में, अब मैं ज़ेमोरिन के बारे में आपको बताऊं। ज़ेमोरिन स्लैश सामूर्थी, ये ज़ेमोरिन जो थे ये एक सॉवरिन हिंदू रूलर थे। और कहां के रूलर थे? तो उस लोकेशन का जो नाम था, एक फ्यूडल किंग था, फ्यूडल लैंड हुआ करता था, फ्यूडल किंगडम हुआ करता था, जिसको कि हम नेदिरप्पु स्वरूपम के नाम से जानते हैं। नेदिरप्पु स्वरूपम यहाँ के जो किंग होते थे उनको हम सामूर्थी कहते थे। चूंकि पुर्तगाल अपने लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं थे तो जो वास्को डी गामा जब यहाँ रीच करते हैं तो वो सामूर्थी नहीं बोल पाते हैं, वो उसको ही ज़ेमोरिन के नाम से जानते हैं। और वहां से ये चीजें बुक्स में फेमस हो जाती है ज़ेमोरिन के नाम से। तो ये हमारे ज़ेमोरिन कौन थे? एक टाइटल था जो सामूर्थी का टाइटल था, उसे ही ज़ेमोरिन कहते हैं। और किंगडम कौन सी थी? एक सॉवरिन हिंदू रूलर थे ये, नेदिरप्पु स्वरूपम। ये साउथ इंडियन मूवी टाइप का नाम, चूंकि साउथ का नाम ही है ये। तो ये नेदिरप्पु स्वरूपम जो किंगडम था वहां के सामूर्थी किंग हुआ करते थे, जिसे हम ज़ेमोरिन के नाम से जानते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फिगर, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। एग्जैक्टली व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु रिसीव्ड वास्को डी गामा इन कैलिकट? तो दैट पर्सन वाज मना विक्रमा। मना विक्रमा वाज द एग्जैक्ट पर्सन जिन्होंने वेलकम किया था हमारे वास्को डी गामा को। इट माइट बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। अब मना विक्रमा के बाद जब 60 टाइम का प्रॉफिट होता है, किंग मैनुअल के पास जब वास्को डी गामा वापस जाते हैं तो वहां जाने के बाद तस्वीर बदलती है। उनको लगता है कि अब तो हमने रूट ढूंढ ही लिया है, तो अब हम इसको अपने बेनिफिट में, अपनी कंट्री के बेनिफिट में मर्चेंट करेंगे। तो वहां के कई मर्चेंट इस चीज को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब हम भी जाके ट्रेड करेंगे। लेकिन किंग मैनुअल की तरफ से एक फरमान आता है, वो कहते हैं नहीं, दिस इज अ स्टेट प्रॉपर्टी, और वहां जो भी ट्रेड करने जाएगा वो स्टेट के तरफ से ही जाएगा। और वो इस बात की जब 60 टाइम प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद ये सोचते हैं कि अब हमारा नेवल शिप हर ईयरली बेसिस पे और 6 महीने के बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे जब भी हमें ट्रेड करना होगा तो हम अपने लोगों को भेजेंगे वहां पे। बट उससे पहले एक बंदे को भेजा जाता है जिसका नाम रहता है कैब्राल, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये भी कैलिकट पहुंचते हैं 1500 में। और आप देख रहे हैं एक स्टोरी यहां पे और भी है। ज़ेमोरिन किससे ट्रेड कर रहे थे? कैलिकट में जो वेलकम करते हैं उनका ट्रेड अरब से चलता था। अरब वेर मुस्लिम, पुर्तगीज वेर क्रिश्चियन। जब ये यहां पे किसी लैंड पे ऑलरेडी ट्रेड चल रहा हो और दूसरी एंटिटी वहां पे आती है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। तो अभी हम कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे, कैसे ज़ेमोरिन और अरब ट्रेडर्स और हमारे पुर्तगालियों में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक तो रिलीजियस इंटॉलरेंस, रिलीजियस फैनेटिज्म वाली बात आती है यहाँ पे, दूसरा ट्रेड वाली बात आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीजें गड़बड़ होती हुई हमें दिखती हैं। तो ये जब कैब्राल आते हैं यहाँ पे तो इनकी कॉन्फ्लिक्ट होती है किसके साथ? इनकी कॉन्फ्लिक्ट होती है अरब्स के साथ, क्योंकि ट्रेड वो भी कर रहे थे, ट्रेड ये भी कर रहे थे। और इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कैब्राल वाज वेरी एक्साइटेड पर्सन, वेरी इंथुसिस्टिक। तो ये कैब्राल सीज कर लेते हैं अरब की शिप्स को, ये अटैक करते हैं अरब्स को, और माइंडसेट इनका रहता ही है, इनकी बड़ी ट्रूप लेके आते हैं कैब्राल और फाइनली बॉम्बार्ड करते हैं कैब्राल। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु बॉम्बार्ड इन द लैंड ऑफ इंडिया।
कैब्राल की इस कहानी के बाद फिर कैब्राल वापस चले जाते हैं, इनका टेन्योर खत्म हो जाता है। अब जब वहां बात पहुंचती है तो अब वहां जो किंग होते हैं, हमारे किंग मैनुअल होते हैं, उन्होंने इस चीज का डिसीजन लिया कि नहीं, अब हम इंडिया में अपने रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर को रखेंगे। हमारा जो ये एनुअल प्लान था कि हम अपने पर्सन को ट्रेड करने के लिए भेजेंगे, तो उस चीज को जब इन्होंने देखा कि जब वहां पे हमारी इतनी ऑक्यूपेशन हो चुकी है, तो इन्होंने अपने रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भेजने की बात की। कौन कौन से पहले बंदे होते हैं जिनको ये भेजते हैं, जिनको हम वाइस रॉय के नाम से जानते हैं। अपने हिस्ट्री में हम वाइस रॉय, गवर्नर, इन चीजों के नाम से जानते हैं। तो वो बेसिकली क्या होते थे, वो रेसिडेंट होते थे, रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं हम इसको। और ये रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। पहले रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर जिनको यहां भेजा जाता है वो थे हमारे अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इन 1505 ये इंडिया आते हैं, और इंडिया आने के बाद इन्हें गवर्नर बनाया जाता है। फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द जेमोरिन। अब जेमोरिन अरब्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां पे एक नई एंटिटी, एक नए लोग जब ट्रेड करने आएंगे, ट्रेड की मोनोपोली को जब हैम्पर करेंगे, नए लोग आएंगे, तो वहां पे दिक्कतें आती हैं। तो इन्होंने ओपोजिशन शो किया। वही जेमोरिन जो पुर्तगाल के वास्को डिगामा को वेलकम करते हैं, वो अल्मीडा को अपोज करते हैं। और इस अपोजिशन में क्या होता है, इनके साथ ममलूक जो सुल्तान थे इजिप्ट के, वो भी जेमोरिन के साथ आ जाते हैं। अब क्या है, पुर्तगाल एक तरफ, एक टीम पुर्तगाल की हो जाती है, सामने टीम जेमोरिन की होती है। ममलूक सुल्तान होते हैं, उनका भी ट्रेड चलता है, क्योंकि वो अरेबियन सी वाला रीजन है। अरेबियन सी वाले रीजन से होके ही ट्रेड चलता है। तो अरेबियन सी वाले रीजन की वजह से अरब से इनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ममलूक सुल्तान से इनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। गुजरात में जो ट्रेड होता था, गुजरात के लोगों से इनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और जेमोरिन से भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट में 1507 में पुर्तगीज वॉज डिफीटेड इन अ नेवल बैटल ऑफ ड्यू। वेरी इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ ड्यू हमारा 1507 में होता है। इसमें डेथ हो जाती है अल्मीडा के बेटे की। दिस वाज द फर्स्ट फाइट बिटवीन पुर्तगाल एंड इंडियन इन द इंडियन टेरिटरी। पुर्तगाल की आर्मी आके यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये नेवल लड़ाई हो रही है। क्योंकि अल्मीडा जब आता है तो अल्मीडा एक आर्मी को लेकर ही आता है, अपनी नेवल शिप को लेकर आता है। और अल्मीडा से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि पहले वॉइसराय हैं ये, इनकी एक पॉलिसी थी जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। व्हाट इज ब्लू वाटर पॉलिसी? अगर यूपीएससी सवाल पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में बताइए क्या है, तो जैसा कि ये हमारा इंडिया है, लेट अस डिस्कस ऑन द मैप। ये पोर्शन आपने देखा, ये हमारा इंडियन पोर्शन है, दैट इज सराउंडेड बाय, दिस वन इज अरेबियन सी, दिस वन इज इंडियन ओशन। अब आप देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन, यहां से हम ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। तो अल्मीडा एक प्लान लेके आते हैं, अल्मीडा एक पॉलिसी लेके आते हैं कि ये जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने नाम दी कि इसमें रूल अगर रहेगा तो पुर्तगाल का रूल रहेगा। इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, कि जितने भी यहाँ पे ट्रेड हो, जितनी भी मोनोपोली हो, ये सारी चीज़ पुर्तगाल की हो। इसी पॉलिसी को हम ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टेज सिस्टम की बात करते हैं। कार्टेज सिस्टम क्या, कि अगर कोई भी शिप यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, उसको हम लाइसेंस प्रोवाइड किया करेंगे। पुर्तगाल की तरफ से जो लाइसेंस प्रोवाइड होगा उसे हम कार्टेज सिस्टम या ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अल्मीडा के बाद एक शख्स आते हैं जिनका नाम है अल्बुकर्की, वेरी फेमस पर्सनालिटी, एंड ही इज कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन द ईस्ट। पुर्तगीज पावर को जो एक्सपेंस करते हैं, जिसको एक्सपेंशन का काम जो बहुत सही तरीके से करते हैं, वो अल्बुकर्की ही करते हैं। अल्बुकर्की नए नए पॉलिसी लाते हैं, जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी उसको आगे लेकर जाते हैं। कई सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन सोसाइटी, इनके साथ ही इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन सोसाइटी होने लगती है। कौन कौन सी चीजें ये करते हैं? सबसे पहले इनके आने के बाद ये अपने बेसिस बनाते हैं, हॉर्मुज में बनाते हैं, मलाबार में बनाते हैं, मलक्का में बनाते हैं, एज वेल एज इन द रेड सी तक में इन्होंने अपने बेसिस बनाने शुरू कर दिए। जो पुर्तगीज बेसिस हैं वो अल्बुकर्की ही आकर बनाते हैं। तो इन्हें रियल फाउंडर क्यों कहा जाता है? वाई अल्बुकर्की इज कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया? तो अगर हम देखें तो अल्मीडा वॉज द फर्स्ट पर्सन, अल्मीडा वॉज द फर्स्ट वाइसराय, बट जो बेसिस बनाने का काम कर रहे हैं, जो इन्वॉल्वमेंट का काम कर रहे हैं, जो एक्सपेंशन का काम कर रहे हैं, वो अल्बुकर्क करते हैं। इस वजह से हम इन्हें रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन द ईस्ट कहते हैं। अब
परमिट सिस्टम लेके आते हैं, ये परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप्स। ये जो इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में जो भी ट्रेड हो रहा था, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट हो चुके थे, पुर्तगीज और ममलूक सुल्तान, ज़ैमुरीन, इन सब में कॉन्फ्लिक्ट हो चुके थे, तो ये परमिट सिस्टम वहां पे लॉन्च करते हैं हमारे पुर्तगीज लोग, यहाँ पे परमिट सिस्टम भी लॉन्च कर देते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ये गोवा को अक्वायर करते हैं। जैसा कि हमें पता है, पुर्तगाल वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया एंड वेयर द लास्ट टू लीव इंडिया। वो गोवा को ऑपरेशन विजय के बाद जब हम 1961 में रिलीज कराते हैं, तब जाके पुर्तगीज पावर यहां से जाती है। तो ये गोवा अक्वायर कब हुआ था? तो गोवा 1510 में अक्वायर हुआ था। 1510 में किससे अक्वायर करते हैं? ये अक्वायर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर, आदिल शाह रहते हैं, जिनसे कि इसको अक्वायर किया जाता है 1510 में। वेरी माइलस्टोन दैट द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी आफ्टर अलेक्जेंडर वाज अक्वायर्ड बाय पुर्तगीज। अलेक्जेंडर के इन्वेड के बाद ये पहला इंसिडेंट होता है जब जाके कोई इंडियन टेरिटरी को कोई ऑक्युपाई कर रहा है, और वो ऑक्युपाई करने वाले होते हैं पुर्तगीज। ऑक्युपाई किससे करते हैं? तो वो आदिल शाह होते हैं। डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1510 में ये इंसिडेंट आता है। आगे हमने जैसा कहा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद दे वर द फर्स्ट टू अक्वायर एनी टेरिटरी इन इंडिया। और भी कुछ इंसिडेंट्स, और भी कुछ चीजें अल्बुकर्की के टेन्योर में होता है। कुछ हमारे टोबैको जैसे नशा मुक्ति की बात हम करते हैं आज, और ये नशा मुक्ति का जो शुरुआत बल्कि नशा मुक्ति की नहीं, नशे की शुरुआत, टोबैको की शुरुआत इंडिया में करने वाले ये पुर्तगीज थे। कैश्यू नट इंडिया में लाने वाले पुर्तगीज थे। कोकोनट लाने वाले, गोवा के बीच पे जो आप कोकोनट के ट्रीज देखते हैं, ये हमारे पुर्तगालियों की ही देन थी। दो ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने इंडिया की सोसाइटी पे इंपैक्ट किया। पहला, इन्होंने सती को एबोलिश किया। वही सती जो आगे चल के हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सती को एबोलिश करने वाले इंडियन हिस्ट्री में जो पहले पर्सन थे, उनका नाम भी अल्बुकर्क्यू था। और क्या करते हैं ये इनको एक्सपेंशन चाहिए था। इनको चाहिए था कि हाँ, इन्होंने गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। गोवा को हेडक्वार्टर बना लिया, गोवा की लैंग्वेज को पुर्तगाली लैंग्वेज कर दिया। अब गोवा में इन्हें चाहिए था कि ये गोवा नहीं, ये बिल्कुल पुर्तगाल लगना चाहिए। उसके लिए इन्होंने कहा, अपने जो ट्रूप्स थे, अपने जो पुर्तगाली लोग थे, इन्होंने कहा कि मैरी लोकल्स, जो लोकल फीमेल्स हैं, और जो आपस में शादियां, मतलब पूरे गोवा में ये कल्चर होना चाहिए कि पुर्तगीज कल्चर को इन्होंने स्प्रेड करने के बाद, कि जो कि मैरिज इज अ वेरी गुड अलायंस। तो आप देख सकते हैं कितने रूट में जाके अल्बुकर्क ने इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया। दूसरी चीज, सती को जब एबोलिश करते हैं तो वहां पे एक नई चीज आती है। इंडियन सोसाइटी में इन चीजों को बहुत मान्यता दी जाती है। अचानक से कोई आके सती को एबॉलिश कर रहा है, तो उन चीजों से भी ये एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक जो क्रिश्चियन और हिंदुइज्म, ये जो हमारा इंडियन कल्चर वर्सेस द वेस्टर्न कल्चर का एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे जनरेट होता ही आ रहा था। तो चीजें ये एक्सपेंस कर रहे थे, साथ साथ में इनकी मिशनरी एक्टिविटीज भी पैरेलल चल रही थी, ट्रेड्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, ये सारी चीजें पैरेलली चलते रहते। ब्लू वाटर पॉलिसी को भी, क्योंकि इतनी जगह इन्होंने बेसिस बना लिए, तो आप देख सकते हैं कि जब इतने बेसिस बन जाएंगे, इंडोनेशिया में बेसिस बन गए, मलक्का में बेसिस बन गए, मालाबार में बेसिस बन गए, तो ये एक्सपेंशन थ्योरी हमें यहां से दिखती है, जिसका कि मेन हेड जो है अल्बुकर्की को ही कहा जाता है। उसके बाद एक इंसिडेंट होता है जब निनादी कुन्हा आते हैं, अगले वाइसराय 1529। इनका टेन्योर कम का होता है, ये 1510 में, बल्कि 1530 में, ये 1530 में हेडक्वार्टर कोचीन टू गोवा शिफ्ट कर लेते हैं। इनका हेडक्वार्टर कोचीन हुआ करता है, जिसको ये शिफ्ट करके गोवा में कर देते हैं। इसका क्रेडिट निनादी कुन्हा को जाता है। एक इंसिडेंट निनादी कुन्हा की स्टोरी में और आता है। एक बहादुर शाह ऑफ गुजरात सॉट हेल्प सीडेड द आइलैंड ऑफ बसाइन। एक ट्रीटी होती है। अब जब ये स्टोरी चल रही है, जब 1500 का टेन्योर चल रहा है, 1530 में जब हम पहुंच चुके हैं, तो उस चीज में पैरेलली दिल्ली में एक और चीज चल रही है कि वहां ब्रिटिश नहीं, बाबर का रूल आ चुका होता है, मुगल का रूल आ चुका होता है। वहां पे हुमायूं का टेन्योर आ चुका होता है। जब हुमायूं की बात आती है, तो हमारे नॉर्थ इंडिया वाले पोर्शन में यहां जब हुमायूं रूल कर रहा है, आप देख रहे हैं कि निनादी कुन्हा रूल कर रहा है। एट द सेम टाइम गुजरात में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, हुमायूं का अटैक होने वाला रहता है बहादुर शाह पे। तो बहादुर शाह अपनी सेफ्टी के लिए उस पुर्तगीज के पास जाता है, निनादी कुन्हा से ये एक ट्रीटी करता है, जिसे हम ट्रीटी ऑफ बसाइन कहते हैं। बसाई वही जगह है जो मुंबई में आप वसई, आप जिसको जानते हैं वसई के नाम से हम जानते हैं, ये वही बसाइन एक जगह है जहां पे ट्रीटी ऑफ बसाइन करता है बहादुर शाह। उस ट्रीटी में क्या होता है कि इनको अपनी सेफ्टी चाहिए होती है, हुमायूं के अटैक से इनको सिक्योरिटी चाहिए होती है। वो ट्रीटी ऑफ बसाइन निनादी कुन्हा के साथ ये
एडमिट करते हैं। बाद में क्या होता है, बाद में जब इनके हुमायूं के अटैक से ये बच जाते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये ट्रीटी इतनी अच्छी नहीं थी, हमें नहीं करनी चाहिए थी। ये नीनादी कुन्हा के पास एक फरमान भेजते हैं कि नहीं इसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है। तो नीनादी कुन्हा बोलते हैं कोई बात नहीं ब्रो, कम विल टॉक ऑन इट। और जब ये जाते हैं नीनादी कुन्हा के पास तो वहां पे एक शिप में इनको बुलाया जाता है और उस शिप से इनको फेंक कर इनकी डेथ कर दी जाती है, इनको मार दिया जाता है। तो ही वॉज द इंडियन रूलर जिनको कि शिप से फेंक कर मार दिया जाता है। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है बहादुर शाह के बारे में, रिलेटेड टू नीनादी कुन्हा, इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है। तो ये थे हमारे बहादुर शाह। अब जब हम पुर्तगाल की बात कर रहे हैं, पुर्तगाल के बारे में हम इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन भी रहा होगा इनका, कुछ तो ऐसी चीज रही होगी जो इन्होंने हमारे लिए पॉजिटिव भी किया होगा। क्या कंट्रीब्यूशन रहा? एक टेन्योर जो 1498 से शुरू होता है और ये अभी कंटिन्यू है, उस टेन्योर में हमें क्या क्या मिलता है? अभी हमने देखा कोकोनट मिलता है, कैश्यू नट मिलता है, हमने देखा टोबैको लाने वाले इंडिया में पुर्तगीज थे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पीपर, आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड अ वेरी, हमारे ट्रेड जापान के साथ जो हमारे ट्रेड है उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एट गोवा इन 1556, जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इंडिया में होती है वो भी पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है। ये कंट्रीब्यूशन की तरह इसको काउंट किया जाता है हमारी हिस्ट्री में। टोमेटोज, पोटैटोज एंड चिलीज इन इंडिया, फ्रूट्स लाइक द पाइनएप्पल एंड पपाया, टोबैको एंड मेज। तो बहुत सारे फ्रूट्स, हमारे टोबैको, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब का कंट्रीब्यूशन जाता है पुर्तगीज को। कुछ बैटल्स हैं, इंपॉर्टेंट बैटल्स हमारे पीटी के पर्सपेक्टिव से, जिसको कि हम देख लेते हैं, क्योंकि पीटी के पर्सपेक्टिव से हमारे फैक्चुअल डेटास को भी हमें कवर करना होता है। आप देखिए बैटल ऑफ चौल, वेरी यूनिक बैटल, नॉर्मली लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती इन चीजों की। पुर्तगीज के बीच में कंबाइंड फोर्स ऑफ ममलूक सुल्तान एंड द सुल्तान ऑफ गुजरात, डिफेट ऑफ गुजरात के जो सुल्तान रहते हैं और जो ममलूक सुल्तान रहते हैं, जो इजिप्शियन रहते हैं, उनके बीच में ये फाइट होती है, जिसे हम बैटल ऑफ चौल के नाम से जानते हैं 1508 में। इसमें पुर्तगीज हार जाते हैं, अल्मीडा के बेटे की डेथ इसमें ही होती है। दूसरी लड़ाई होती है हमारी बैटल ऑफ दीव 1509, पुर्तगीज फोर्सेस वर्सेस द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द सुल्तान ऑफ गुजरात, जैमोरिन और ममलूक सुल्तान। यहां पे ट्रिपल फोर्स रहती है और डिसिसिव विक्ट्री होती है यहाँ पे पुर्तगीज की। तीन टीम अगेंस्ट में रहने के बावजूद, ममलूक सुल्तान, जैमोरिन एंड गुजरात के जो किंग रहते हैं, उनके बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसिसिव विक्ट्री मिलती है पुर्तगालियों को। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये कि विक्ट्री हो रही है पुर्तगाली की और अगेंस्ट में इंडियन रूलर्स हैं, इजिप्शियन रूलर्स हैं। तीसरी बैटल जो इंपॉर्टेंट बैटल है, जो आगे चल के हम अभी इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, जिसे हम बैटल ऑफ स्वाली के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश जो कि हमें 250 साल गुलाम बना के जाती है, वो ब्रिटिश एम्पायर जब इंडिया में आके एक्सटेंड करती है तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट पुर्तगालियों से होती है, जो अपने यहाँ 100 ईयर का एक एस्टेब्लिशमेंट कर चुके होते हैं, अपनी फैक्ट्रीज बना चुके होते हैं, उनसे इनकी फाइट होती है, जिसे हम बैटल ऑफ स्वाली के नाम से जानते हैं। इसमें पुर्तगीज अपनी टेरिटरीज को लॉस्ट कर देते हैं और इनको वापस जाना होता है। कहीं ना कहीं इनकी पावर कम हो जाती है और ब्रिटिश इनको सबसीड कर जाते हैं। एक और बैटल ऑफ वसाई 1739। ये सारी टॉपिक्स पे हम मराठा, मुगल्स, मैसूर, सब पे हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। आगे हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ पुर्तगाल के बारे में। क्या डिक्लाइन की वजह होती है? तो डिक्लाइन की वजह है कि अभी देखा हमने ब्रिटिश से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, वहां पे इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अपनी टेरिटरीज को ये लॉस कर देते हैं, सूरत को लॉस कर देते हैं, मसूलीपट्टनम को लॉस कर देते हैं, गोवा को छोड़ के, दीव को छोड़ के सारी टेरिटरी अपनी लॉस कर देते हैं। वहां से इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इनकी मिशनरी एक्टिविटीज की वजह से जो वहाँ के लोकल लोग थे, इंडिया के जो लोकल लोग थे, वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दे वर रिलीजन फैनेटिक, ये रिलीजियस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे, कन्वर्जन्स पे काम कर रहे थे। तो इंडियन सोसाइटी इसके अगेंस्ट में काम करती है और वहाँ से इनका जो पावर है, जो इनकी पर्सपेक्टिविटी है, वो कम होने लगती है। आगे जो अगले आते हैं हमारे इंडिया में, जो सेकंड यूरोपियंस होते हैं जो इंडिया में आते हैं, सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, PDEF, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये सीक्वेंस था हमारा। जो यूरोपियंस इंडिया में आते हैं उनके अराइवल्स में ये सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। अब डच आते हैं। डच कौन थे? डच में इंपॉर्टेंट हमारे ये है कि हॉटमैन नाम के हमारे पहले डच होते हैं जो इंडिया में आते हैं 1596 में। 1602 में इनकी एक इंडोनेशिया में ये बेसिकली डच के बारे में जो हम बात करें, हमने देखा पुर्तगाली यहाँ ट्रेड करने आते हैं और फिर अपनी एक्सपेंशन भी करते हैं। वो ट्रेड से उनकी एक्सपेंशन थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो
लेकिन डच के साथ क्या था कि ये अपने अपने ट्रेड पे ज्यादा फोकस करते थे। इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हॉटमैन आते हैं 1602 में। ये द मेन इंटरेस्ट इन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा, सुमात्रा एंड द स्पाइस आइलैंड। फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। इनकी अगर हम बात करें तो ये अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में डालते हैं, जो हमारे डच होते हैं। डच में इनकी पहली फैक्ट्री डलती है। और इनका जो मेन इंटरेस्ट रहता है, जिस पे हमको फोकस करना है, वो मेन इंटरेस्ट इनका क्या था? स्पाइस आइलैंड पे था। इनको स्पाइसेस चाहिए थी, इनको ट्रेड करना था, इनकी एक्सपेंशन नहीं करना था, इनको टेरिटरी बिल्ड नहीं करनी थी। ओके, कंट्रीब्यूशन क्या दिया इन्होंने? तो इन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया जो हमारी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखिए, गॉड विष्णु के कॉइन चलाते हैं ये पुलिकट मिंट के नाम से। ये हमारे डच थे। दे इशूड गोल्ड कॉइन्स डिपिक्टिंग ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। लॉर्ड वेंकटेश्वरा के नाम से ये गॉड विष्णु का जो अवतार है उनके नाम से ये कॉइन चलाते हैं। ये हमारे डच थे। ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ हमने फैक्ट्स को, कुछ हमने थ्योरीज को, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है, सबको एमएलगम करके ये कोर्स बनाया गया है। इसमें आपको फैक्ट्स भी दिखेंगे, इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी दिखेंगे, सारी चीज़ों को एमएलगम करके, जो आपके पीटी और मीन्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आगे देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द डच। डच का डिक्लाइन क्यों होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, द अम्बोयाना मसैकर। ये क्या था? अम्बोयाना एक जगह है इंडोनेशिया में। मैंने बोला स्पाइस आइलैंड पे, ये इस पोर्शन में जो हमारा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये वाला जो साउथ ईस्ट एशिया वाला लैंड है, जहाँ जिसे हम स्पाइस आइलैंड के नाम से जानते हैं, यहाँ पे डच ट्रेड कर रही थी और वहीं पे हमारे ब्रिटिश भी ट्रेड कर रहे थे। तो ब्रिटिश और डच के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होती है जिसको कि हम अम्बोयाना मैसाकर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि मोर देन 20 पीपल्स ऑफ ब्रिटिश वेर ब्रूटली किल्ड बाय डच, जिसके वजह से ये मैसाकर का नाम हमने दिया है। एंग्लो डच राइवलरी, और जिसको कि जो कहीं ना कहीं रीज़न बनती है, डच के पतन की रीज़न बनती है। डिक्लाइन ऑफ डच यहीं से शुरू होता है। बाद में इनके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। द बैटल ऑफ हुगली, ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ बिदारा एंड बैटल ऑफ चिन्ना सूरज, ये बैटल ऑफ हुगली होता है। डच अपनी फैक्ट्रीज जाके हुगली में भी बनाते हैं। ये कोलकाता के आसपास का जो इलाका है वहाँ भी अपनी फैक्ट्रीज बनाते हैं। वहाँ पे बैटल होती है इनकी ब्रिटिश के साथ, जहाँ पे इनको डिसिसिव डिफीट मिलती है और इनका कहीं ना कहीं पतन हो जाता है। फिर एक ट्रीटी होती है, वो ट्रीटी ये होती है कि ब्रिटिश और डच एक दूसरे की टेरिटरी को टच नहीं करेंगे, वो अपने अपने ट्रेड पे ध्यान देंगे। और कहीं ना कहीं जो इंडोनेशिया बेल्ट है, जो स्पाइस आइलैंड वाला बेल्ट है, वहाँ डच अपना ट्रेड करने लगते हैं और यहाँ से इनका डिक्लाइन हो जाता है। जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने डच के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आगे जो हमारी पावर आती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कम पड़ जाएगी, वो थी हमारी इंग्लिश। जब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं तो शुरुआत आप देखेंगे कि 1600 का टेन्योर आ चुका है। 1600 जब ब्रिटिश हुकूमत को रूल कर रही होती है क्वीन एलिजाबेथ, उसी वक्त इंडिया के रूलर होते हैं अकबर द ग्रेट। इस टेन्योर में जब हम बात करेंगे तो क्या चीज़ें होती हैं? जब यूरोप में पुर्तगाल ट्रेड कर रहा है, स्पेन ट्रेड कर रहा है, डच ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे इंग्लिश, जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं, जिसे हम ब्रिटिश के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक फरमान जारी किया जाता है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा जो फरमान, क्वीन एलिजाबेथ ऑन 31 दिसंबर 1600, द माइलस्टोन डेट ऑफ द हिस्ट्री, जहाँ से कहीं ना कहीं हमारी कॉलोनी बनने की शुरुआत होती है, जो न्यू रखी जाती है, द फाउंडेशन बिहाइंड आवर कॉलोनियलिज्म, इस 31 दिसंबर को इन्होंने एक चार्टर रिलीज किया, पीरियड ऑफ 15 ईयर का। 15 साल की मोनोपोली दी जाती है एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी आके इंडिया में ट्रेड कर सकती है, बल्कि ईस्ट में ट्रेड कर सकती है, जैसा कि उसके नाम से ही पता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको मर्चेंडाइज एडवेंचर के नाम से भी, जो उसके मर्चेंट लोग थे उसे मर्चेंडाइज एडवेंचर के नाम से भी जानते थे, और आके यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करते हैं। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कैसे एक्सपेंस करते हैं, कैसे हमें कॉलोनी बनाते हैं, इसकी पूरी कहानी है, जिसे हम अपने अगले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। अभी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो ब्रिटिश आते हैं उनका नाम कैप्टन हॉकिंस होता है, जो जहांगीर के दरबार में आते हैं। वक्त आ चुका होता है 1608 का, जब जहांगीर के दरबार में आकर ये अपनी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री की बात करते हैं। कैप्टन हॉकिंस वहाँ पे रहते हैं, उनको मनसबदारी दी जाती है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी मेडिवल में डिस्कस कर रखी हैं, आप हमारे मेडिवल कोर्स भी देख सकते हैं। तो
8-9 के टेन्योर में हॉकिंस आते हैं, हॉकिंस इसके दरबार में रहते हैं, फैक्ट्री लगाने की बात होती है सूरत में फैक्ट्री, लेकिन वहाँ पे परमिशन नहीं मिलता है। परमिशन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पुर्तगीज़ लोग वहाँ पे रहते थे जहांगीर के दरबार में, तो वो उसको इन्फ्लुएंस करके रखते थे। बट एक टेन्योर, एक ऐसा टैलेंट होता है, हॉकिंस को वो लैंग्वेज आती थी जो कोर्ट लैंग्वेज ऑफ जहांगीर थी, उस लैंग्वेज में वो उसको इम्प्रेस करता है। बाद में जाके उसको परमिशन भी मिलती है। मसूलीपट्टनम में एक पहली फैक्ट्री बनाई जाती है 1616 में। आपने देखा डच की फैक्ट्री भी बनती है, सब लोग, हमने पुर्तगीज की भी बात की, कैनानूर में उसकी पहली फैक्ट्री बनती है। तो कैप्टन थॉमस बेस्ट फैक्ट्री एट सूरत 1613 में, कैप्टन थॉमस बेस्ट होते हैं, वो फैक्ट्री बनाते हैं 1613 में। पहली फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो वो सूरत में बनती है, पहला सेटलमेंट ये था। लेकिन फर्स्ट मेन फैक्ट्री अगर हम बात करें 1616 में बनती है, जिसको कि हमारे थॉमस बेस्ट के द्वारा बनाई जाती है। अब आते हैं सर थॉमस रो। अगर हम कैप्टन हॉकिंस के बात करें तो जो ब्रिटिश अंपायर की तरफ से जिसको भेजा जाता है, अपना राजदूत बना के, पहला एम्बेसडर बना के भेजा जाता है, जहांगीर के कोर्ट में भेजा जाता है, वो हमारे थॉमस रो होते हैं। थॉमस रो को गोल्डन फरमान दिया जाता है। गोल्डन फरमान जो मिलता है वो इशूड बाय द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इन 1632। बॉम्बे वॉज गिवन अ डॉरी गिफ्ट टू किंग चार्ल्स टू। अब देखिए कुछ इंसिडेंट्स होते हैं यहाँ पे। एक तो फरमान दिया जाता है, हमारे गोलकोंडा के जो सुल्तान होते हैं वो एक फरमान दे देते हैं थॉमस रो को, तो ब्रिटिश के लिए रास्ते खुलने लगते हैं। ब्रिटिश पहले हॉकिंस आते हैं, हॉकिंस को वहाँ से परमिशन नहीं मिलती है, बट फिर पुर्तगीज और ब्रिटिश के बीच में एक फाइट होती है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, स्वाली की बैटल होती है। उसमें जब पुर्तगीज को डिफीट कर दिया जाता है तो जहांगीर को लगता है नो, ब्रिटिश आर वेरी पावरफुल, इनको देना चाहिए मौका, और वहाँ से फिर इनको फैक्ट्री खोलने का मौका दिया जाता है। थॉमस रॉय आते हैं, वो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। इनको गोलकोंडा की तरफ से एक फरमान मिलता है, गोलकोंडा के सुल्तान की तरफ से, उस फरमान में ये फ्री ट्रेड कर सकते थे। उसी ड्यूरेशन में एक और इंसिडेंट आता है, जब डॉरी के तौर पे इन्हें बॉम्बे मिल जाता है, डॉरी के तौर पे इनको बॉम्बे मिल जाता है, तो किंग्स चार्ल्स टू जो हमारे ब्रिटिश के होते हैं, उनकी शादी होती है कैथरीन से, और वहाँ इनको डॉरी में बॉम्बे दे दिया जाता है। वहां भी पुर्तगीज वीक होने लगते हैं, सारी चीजें फेवर में आने लगती हैं, धीरे 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 जो हमारा ब्रिटिश पावर है वो स्ट्रांग होता जाता है, उनका स्ट्रांग होल्ड बनता जाता है। अब क्या है, इनके एक्सपेंशन, जब ये अपनी एक्सपेंशन करते हैं, इसके बारे में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रिटिश एक्सपेंशन हमारा एक टॉपिक ही है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं तो ब्रिटिश आते हैं, क्वीन एलिजाबेथ अपनी फरमान देती हैं, उनका एक चार्टर पास होता है। चार्टर पास करने के बाद इनकी फैक्ट्रीज बनने लगती हैं, ये जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं। थॉमस रॉय होते हैं जो अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। बैटल ऑफ स्वाली के बारे में हम डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने अपने एक्सपेंस करके बिहार, बंगाल वाले रीजन में, हुगली वाले रीजन में, कासिम बाजार वाले रीजन में, हर जगह ये अपना एक्सपेंशन कर लेते हैं। इट रिजल्टेड इन द ग्रांटिंग ऑफ 3 फेमस फरमान्स एड्रेस टू द ऑफिशियल्स इन बंगाल, हैदराबाद एंड गुजरात। इनको बंगाल, हैदराबाद और गुजरात में भी रूल करने के लिए फरमान्स दे दिए जाते हैं। आगे देखें अगर हम डेन्स के बारे में, हमने इंग्लिश के बारे में अभी ओवरव्यू देखा, इंग्लिश के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे जो पुर्तगीज, क्योंकि हम एक क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, हमने देखा सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर हमने देखा डच आते हैं, फिर हमने देखा इंग्लिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, और लास्ट जो हमारे आते हैं वो फ्रेंच आते हैं। डेनिश कौन लोग थे? जो डेनमार्क वाले लोग थे, इन्हें हम डेनिश के नाम से कहते हैं। इनकी अगर क्रोनोलॉजी में देखो तो 1616 में ये इंडिया आते हैं। इनका मेन काम क्या रहता है? ये आते हैं अपने तमिलनाडु में ये अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं, और बाद में इनका ट्रेड से ही रिलेशन रहता है। ये ट्रेड तक ही अपने आप को लिमिट करके रखते हैं, इनको टेरिटरी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। प्रिंटिंग प्रेस ये बनाते हैं 1800 में, कहाँ? कॉलेज भी बनाते हैं 1818 में। ये फैक्चुअल चीजें हैं जिसको कि हम ओवरव्यू लेते हुए चल रहे हैं। ये इंटरेस्टेड इन मिशनरी एक्टिविटी इंस्टीड ऑफ कॉमर्शियल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इनका जो मेन, अगर हमसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग of the Europeans were interested mainly in the missionary activities apart from commerce and political affairs, तो इसका आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारे लिए डेन्स हो जाएगा। डेन्स के बारे में कोई ऐसे मेजर इंसिडेंट है नहीं। तो उसके बाद हम देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर, पुर्तगाली, इंग्लिश एंड फ्रेंच, दे वर द मेन पावर्स। तो फ्रेंच के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो फ्रेंच, जब ब्रिटिश अपना अंपायर इंडिया में एग्जिस्टेंस में लाने लगती हैं, पुर्तगालियों को जब 100 साल हो चुका होता है इंडिया में, जब डेन्स, डच सब आ चुके होते हैं, तब बारी आती है फ्रेंच की। सबसे लास्ट आने वाले फ्रेंच
जो 1664 के टेन्योर में इंडिया की तरफ अपनी रूट लेकर आते हैं। पहले पर्सन बाय मिनिस्टर कॉलबर्ट इन 1664, लुइस 14, इनको 50 इयर्स की मोनोपोली मिलती है एक कंपनी को जिसको हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंकोइस कैरॉन इन सूरत, पहली फैक्ट्री जो आती है फ्रांस की तरफ से उसका नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। उनको 50 साल की मोनोपोली दी जाती है। किंग कौन रहते हैं? किंग हमारे उस टाइम कॉलबर्ट रहते हैं, जो हमारे मिनिस्टर रहते हैं वो कॉलबर्ट रहते हैं। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आके एस्टेब्लिशमेंट करती है हमारा 1664 में, ये इंडिया में आती है। क्रोनोलॉजी हमने देखा, पहले 1498 फिर 1500 के आसपास में आते हैं हमारे जो वाइसरॉय होते हैं। उसके बाद आपने देखा कि डेन्स आते हैं 1602 के आसपास में। उसके बाद 1600 के आसपास में कंपनी बनती है, फिर फैक्ट्री बनाई जाती है, इंग्लिश के द्वारा फैक्ट्री बनाई जाती है। अब आगे फ्रेंच की बात, सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं जिनका हेडक्वार्टर पौंडीचेरी होता है। ये सारी चीजें अभी हम देख रहे हैं। फ्रेंच ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम शाइस्ता खान टाउनशिप एट चंदन नगर नियर कलकत्ता। इनकी फैक्ट्री बनती, इनकी पहली फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जिस तरह ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी, इनकी भी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1669 के टेन्योर में इनकी पहली फैक्ट्री बनती है। इस पहली फैक्ट्री के बाद इनको शाइस्ता खान नाम के एक रूलर होते हैं, उनसे इनको पावर मिल जाती है, उनसे इनको टाउनशिप एट चंदन नगर के लिए, वहां पे कोलकाता के नियर में शाइस्ता खान जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा इनको फैक्ट्री बनाने के, इनके एस्टेब्लिशमेंट बनाने के यहाँ पे इनको परमिशन मिल जाती है। और क्या था, फ्रैंकोइस मार्टिन ने पौंडीचेरी को अपना हेडक्वार्टर बनाया। आपने देखा कि जब हम पुर्तगाल की बात करते हैं तो उनका हेडक्वार्टर गोवा में होता है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो इनका जो हेडक्वार्टर होता है ये पौंडीचेरी में होता है। और इसके जनक कौन होते हैं? ये फ्रैंकोइस मार्टिन होते हैं। और बीजापुर की अगर हम बात करें तो शेर खान लोदी यहाँ पे होते हैं, उनसे ही ये पौंडीचेरी को अक्वायर करते हैं, 1674 में अक्वायर करते हैं, शेर खान लोदी से करते हैं। पौंडीचेरी नर्व सेंटर बन जाता है फ्रांस का। फ्रांस चूंकि उसको हेडक्वार्टर बना देता है तो वो नर्व सेंटर की तरह काम करने लगता है। ये शेर खान लोदी से इसको अक्वायर करते हैं। द डच कैप्चर्ड पौंडीचेरी इन 1693। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, चूंकि आप देख रहे हैं कि लगातार कई यूरोपियन पावर्स हैं, कई मछलियां एक तालाब में तो एक दूसरे से फाइट करती हैं। तो एक ऐसा इंसिडेंट आता है जब हमारे जो पौंडीचेरी को नर्व सेंटर बनने के बाद भी डच उस पर अटैक करती है और डच फ्रेंच से उनकी जो हेडक्वार्टर होती है, जो उनका नर्व सेंटर होता है, वो छीन लेती है। लेकिन बाद में वो दोबारा उनको मिल जाता है। इट वॉज रिस्टोर्टेड टू द फ्रेंच अंडर द ट्रीटी ऑफ रिश्विक। आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहां से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि जो हमारे डच हैं वो कैप्चर करते हैं, डच कैप्चर्ड पौंडीचेरी फ्रॉम फ्रांस एंड बाय विच ट्रीटी इट वॉज रिजॉल्व एंड इट वॉज गेट बैक टू द फ्रांस। तो कौन सी ट्रीटी होती है हमारी? वो ट्रीटी हमारी होती है रिश्विक के नाम से हम फेमस है, उसे हम ट्रीटी ऑफ रिश्विक कहते हैं। तो ये कहानी हमारी फ्रांस की कहानी थी, हमारी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी थी। अब हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। अब अलग अलग पोजीशन में, सबसे पहले अगर हम पुर्तगाल की बात करें, आप देख सकते हैं मैप में यहाँ पे फ्रेंच सेटलमेंट, डच सेटलमेंट, डेनिश सेटलमेंट, पुर्तगीज सेटलमेंट, इंग्लिश सेटलमेंट, सभी यूरोपियन सेटलमेंट्स की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। जो डिफरेंट हमारे सेटलमेंट्स थे सबकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर हम पहले पुर्तगीज सेटलमेंट की बात करें, आप मैप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले अगर हम पुर्तगीज सेटलमेंट की बात करें तो आप देखिए 1500 में कोचीन में, जो ये हमारा कैलिकट वाला रीजन है, 1498 में सबसे पहले हमारे वास्को डिगामा आते हैं। आप देखिए 1500 में यहाँ पे कोचीन में बनाते हैं ये अपना, 1505 में कोलंबो में बनाते हैं। मतलब जो हमारा पुर्तगाल सेटलमेंट है वो कोलंबो तक पहुंच चुका होता है। हमने अल्बुकर्क की बात की, जो एक्सपेंशन थ्योरी को फॉलो कर रहे थे, जो ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे, उस टेन्योर में हमारे जो एक्सपेंशन है वो कोलंबो तक पहुंच जाता है पुर्तगाल का। 1506 में आप देख सकते हैं गैली करके एक आइलैंड है श्रीलंका में, वहां तक ये लोग पहुंच जाते हैं। दीव 1535 में दीव में इनकी फैक्ट्री बन जाती है। हमने देखा कि एक टेन्योर आता है जब दीव और गोवा के अलावा इनके पास कोई भी टेरिटरी नहीं बचती है, जहां डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज की हमने बात की, और भी कई जो हमारे डेंच और जिसकी हमने बात की। आप देख सकते हैं यहां पे सेटलमेंट में सबसे ज्यादा सेटलमेंट किसके हैं? एट द एंड ब्रिटिश सूरत में फैक्ट्री बनाते हैं, ये बॉम्बे में फैक्ट्री बनाते हैं, ये मद्रास को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं,
तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। और इसको फॉलो कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा फॉलो आप देखें, ब्रिटिश को फॉलो कौन कर रहे हैं? यनम में फैक्ट्री कौन बना रहा है? मसूलीपट्टनम में कौन बना रहा है? वाइजैक में कौन बना रहा है? तो ये फ्रेंच और ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज को हमने, जो इनकी कंपनीज की फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई थी 1498 से 1739 तक। एक मेजर इंसिडेंट यहाँ पे भी होता है जब नादिर शाह का यहाँ पे इन्वेजन होता है, वहां से भी हिस्ट्री चेंज होती है। तो ये सारी चीजों को कैनानूर से लेके और कैलिकट से लेके सबको हमने इस मैप में बताने की कोशिश की। जो हमारे ईस्ट में आप देख सकते हैं, हुगली का जिक्र किया मैंने, तो हुगली में सेटलमेंट बनती है, चिन्नासूरा में सेटलमेंट बनती है, चंदनगढ़ में सेटलमेंट बनती है। ये सारे सेटलमेंट हमारे फ्रेंच के बन रहे हैं, ब्रिटिश के बन रहे हैं, डैनिश के बन रहे हैं। आप देखिए डैनिश के भी सेटलमेंट है यहाँ पे, अभी हमने डेन्स की बात की। तो इस मैप के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया लगभग जो एक्सपेंशन है ब्रिटिश का, फ्रेंच का, सबका एक्सपेंशन यहाँ पे फॉलो हो रहा था। अब कुछ मेजर फाइट्स होते हैं, कुछ मेजर इंसिडेंट्स होते हैं जिसको हम कैनेटिक वॉर के बारे में जानते हैं, कैनेटिक वॉर्स के नाम से हम जानते हैं। फ्रांस और जो हमारे ब्रिटिश के बीच में एक राइवलरी होती है, उस राइवलरी को हमने एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से जाना। उस एंग्लो फ्रेंच वॉर में हमारे 3 वॉर्स होते हैं। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। अब फ्रांस भी वहीं पे है, फ्रांस के पास डुप्ले जैसे राजा हैं, हमारे ब्रिटिश के पास क्लाइव जैसे लोग हैं, पुर्तगाली इस फील्ड से हट चुके हैं, पुर्तगालियों ने अपनी टेरिटरी खो दी है, डेन्स वापस जा चुके हैं, डैनिश वो अपनी मिशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो फिर उस जंगल में बचते 2 शेर हैं जो आपस में फाइट करते हैं, जो एग्जिस्टेंस के लिए, जो एक्सपेंशन के लिए। क्योंकि इंडिया इज अ गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहलाने वाली इंडिया, जिसका शोषण अगले 200 साल करना है, तो उसका डिसीजन कहाँ से आता है? इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं कैनेटिक वॉर्स के बारे में। यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन है जो आगे इंडिया को कॉलोनी बनाने चाहेगा, कौन है जो इंडिया पे रूल करेगा। तो ये कैनेटिक वॉर्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली कोरोमंडल कोस्ट है हमारा, उस रीजन को ही कैनेटिक रीजन कहा जाता है। कोरोमंडल कोस्ट एंड इट्स हिंटरलैंड, जो ये हमारा पोर्शन है जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। इंडिया में कोरोमंडल रेलवेज भी चलती हैं अभी के टाइम में, तो उसी रीजन को हम कैनेटिक रीजन कहते हैं। और ये कैनेटिक क्यों, ये लड़ाई शुरू होने की रीजन क्या थी? तो चूंकि यहां इंडिया में मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोनों के बीच में यहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे एक्सपेंशन के लिए। वहां जब हम देखें ब्रिटेन में और फ्रांस में, वहां भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उनके। उस कॉन्फ्लिक्ट का नाम था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से वहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, जिसका असर इंडियन टेरिटरी तक दिखता है हमें। हम देखते हैं कि बैटल ऑफ सेंट थोम होता है, जिसमें कैप्टन पैराडाइज डिफीटेड अनवरुद्दीन। एक लड़ाई होती है इंडिया में, जो फर्स्ट कैनेटिक वॉर इंडिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से स्टार्ट होता है। उस बैटल का नाम हम रखते हैं बैटल ऑफ सेंट थोम की लड़ाई होती है। सेंट थोम में जाके छुप जाते हैं अनवरुद्दीन। यहाँ पे प्रिंसियली या हमारे निजाम्स वाले अनवरुद्दीन, मुजफ्फर जंग, सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो एक टीम जो ब्रिटिश की टीम थी वो एक टीम को सपोर्ट कर रही थी, डुप्ले की जो टीम थी वो दूसरी टीम को कर रही थी। और वहां से हम देख सकते हैं कैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया जाता है कि इंडिया के 2 किंग के बीच की लड़ाइयों को ये कैसे अपनी पावर के लिए, अपने ग्रीड के लिए कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा फर्स्ट कैनेटिक वॉर होता है वो कहां पे आके खत्म होता है? तो एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी यूरोप में हो रही है, और जो वॉर है वो इंडिया में खत्म हो रहा है। वो ट्रीटी का नाम था एक्स-ले-चैपल। आप देख सकते हैं एक्स-ले-चैपल के नाम से ये हमारी ट्रीटी स्टार्ट होती है। जो हमारा टेन्योर होता है फर्स्ट कैनेटिक वॉर का, वो 1740 टू 1748, कहीं पे आपको 1746 टू 1748 भी दिखते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ये डेटा दिखते हैं हमें। तो फ्रेंच रिस्टोर्ड मद्रास टू द ब्रिटिश। अब यहां पे जब एक्स-ले-चैपल की ट्रीटी होती है, वहां पे फ्रांस जो मद्रास है उसको वापस ब्रिटिश को कर देता है, जिसको कि उसने एक्वायर कर लिया था। सेकेंड कैनेटिक वॉर की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले हमें बात करना पड़ेगा एक इंसान के बारे में, जो हिस्ट्री में जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स के नाम से, जिसे हम डुप्ले कहते हैं, डुप्ले के नाम से ये फेमस होते हैं। वेरी ग्रेट फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर। इनके आने के बाद फ्रांस को एक अलग ही ताकत मिलती है। इन्होंने क्या किया था? ये गवर्नर जनरल 1742 से 1754 के टेन्योर में रहते हैं। ये म्यूचुअल क्वारल्स, जो म्यूचुअल लड़ाइयां होती थी इंडिया में, उसमें ये पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। और वहां से ये अपनी टेरिटरी बिल्डिंग, जो हमारी आगे जाके हम ब्रिटिश की पॉलिसीज पढ़ेंगे, सब्सिडरीज अलायंस के बारे में पढ़ेंगे हम, उन सब चीजों की शुरुआत कहीं ना कहीं हिस्ट्री में करने वाले ये डुप्ले ही होते हैं। और वही डुप्ले जो फर्स्ट कैनेटिक वॉर
already tried to increase French influence in South India. फर्स्ट कैनेटिक वॉर के टाइम में इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस देना शुरू कर दिया था, अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया इन्होंने। वहां से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्फ्लिक्ट्स में इनकी पार्टिसिपेशन हो रही है। अब ये साउथ इंडिया में अपना पावर बढ़ाना चाह रहे थे। हमने अभी देखा, हमने फ्रांस का देखा कि फ्रांस के एक्सपेंशन आप देख सकते हैं, ये फ्रांस एक्सपेंशन पौंडीचेरी में कर रहे हैं, कराईकल में कर रहे हैं। फ्रांस का एक्सपेंशन आपका त्रिकोणामाली में हो रहा है, फ्रांस का एक्सपेंशन आपका कोनोनूर में हो रहा है, माहे में हो रहा है, ये आपके यनम में है, इवन ईस्ट इंडिया तक में इनके एक्सपेंशन हो रहे हैं। तो ये सारे एक्सपेंशन की जो शुरुआत होती है, ये सारे एक्सपेंशन की शुरुआत, 1 सेकेंड, ये हमारे कैनेटिक वॉर। तो हम सेकंड कैनेटिक वॉर की बात कर रहे थे। इसमें जो शुरुआत होती है हमारी, ये सारा इन्फ्लुएंस डुप्ले के द्वारा ही शुरू किया जाता है। द फ्रेंच सपोर्टेड, जब ये सेकंड कैनेटिक वॉर होती है, ये भी हमारी सुप्रीमेसी की लड़ाई होती है, सक्सेशन की लड़ाई होती है, ये गद्दी की लड़ाई होती है, थ्रोन की लड़ाई होती है। किसके बीच में? तो फ्रांस जो है वो एक टीम को सपोर्ट करता है जो चंदा साहिब का टीम होता है। बिकम द नवाब एंड द इंग्लिश सेंट रॉबर्ट क्लाइव विथ स्मॉल आर्मी टू इंस्टॉल मोहम्मद अली एज द नवाब। अब एक टीम में चांद साहिब रहते हैं, एक टीम में मोहम्मद अली रहते हैं, एक साइड से डुप्ले रहते हैं, एक साइड से क्लाइव रहते हैं। क्लाइव वन ऑफ द वाइजेस्ट, वन ऑफ द ग्रेट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिश। अगर हम ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव ही थे जिनकी वजह से ये कॉलोनी इंडिया बन पाई। तो फ्रांस फोर्सेस वे डिफीटेड, चंदा साहिब वाज किल्ड। तो यहाँ पे चंदा साहिब को मार दिया जाता है सेकंड कैनेटिक वॉर में, और फ्रांस की यहाँ पे हार हो जाती है। ये एक डिसिसिव बैटल था जहां पे कि इनका मोरल भी डाउन हो जाता है, जहां से ये तय हो जाता है कि अब आगे का रास्ता जो है वे फ्रांस के लिए बहुत कठिन हो चुका है। और आखिरी लड़ाई होती है जिसे हम 7 years वॉर इन यूरोप के नाम से जानते हैं, टेन्योर 56 to 63। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश 1760 में एक बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश भी होता है। Third Kinetic War won by the English on January 22, 1760. This is the very important date जहां पे फ्रेंच की हार हो जाती है एट वॉन्डीवॉश और इन तमिलनाडु। ये बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश होता है थर्ड कैनेटिक वॉर का ही एक पोर्शन, एक सब डिवीजन होता है, एक सब वॉर होता है जिसे कि हम वॉन्डीवॉश की लड़ाई के नाम से जानते हैं, जो 1760 में होता है। और वहां पे फ्रांस को बुरी तरीके से हरा दिया जाता है और जो डुप्ले थे उनको वापस बुला दिया जाता है, उनको सजा दी जाती है और वहां से जो रास्ते थे कहीं ना कहीं आसान हो जाते हैं। जो हमारे आयरे कुट्टे नाम से, ये आयरे कुट्टे के नाम से जो लीड कर रहे होते हैं ब्रिटिश की आर्मी को, जो लीड कर रहे थे आयरे कुट्टे, उन्होंने बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश में डिसिसिव डिफीट देते हुए फ्रांस को हरा देते हैं ये। और इस डिसिसिव डिफीट के बाद जो उनका मोराल है वो खत्म हो जाता है। रूटेड द फ्रांस आर्मी अंडर काउंट थॉमस आर्थर, जो फ्रांस की आर्मी को हेड कर रहे होते हैं वो काउंट आर्थर डी लेले के नाम से वो जाने जाते हैं। एंड टुक बस्सी एज अ प्रिजनर। इवन उसके इतना मोरल डाउन होने की वजह क्या है, उनके बस्सी नाम के एक जो आर्मी हेड रहते हैं उनको भी ब्रिटिश कैप्चर कर लेती है। और यहां से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रास्ते बनते जाते हैं और ब्रिटिश अंपायर का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो जाता है। हमारे आने वाले चैप्टर में हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। हम देखेंगे कैसे वो एक्सपेंस करती है, कैसे वो बंगाल में रूल करती है, कैसे वो मैसूर में रूल करती है, कैसे टीपू सुल्तान से उनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सारी चीज़ों पे हम मराठा कॉन्फ्लिक्ट पे भी डिस्कशन करेंगे। आज जो हमने पढ़ा, बेसिकली हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में पढ़ा, पुर्तगीज के बारे में पढ़ा, डेंस के बारे में पढ़ा, हमने डच के बारे में पढ़ा, सभी टेरिटरीज के बारे में हम पढ़ा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट उनके वाइसरॉयज आए थे, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट में, बैटल्स में, इन सभी को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बारे में। थैंक यू।